तो हेलो स्टूडेंट, इसके पहले लेक्चर में हम लोगों ने सीख रखा था कि अवकल समीकरण चैप्टर के एक्सरसाइज 9.3 के दो क्वेश्चन का सलूशन। हम लोग अब क्या करेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। इससे पहले हम लोग थोड़ा प्रीवियस ईयर्स के कंसेप्ट को फिर से एक बार रिवाइज कर लेते हैं। जैसे एक फैमिली ऑफ स्ट्रेट लाइन दिया है, फैमिली ऑफ स्ट्रेट लाइन। अब जो फैमिली ऑफ स्ट्रेट लाइन है वो है y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। ये फैमिली ऑफ स्ट्रेट लाइन है जिसमें m और c क्या है, दो प्राचल हैं, या ऐसे कहिए कि m और c क्या है, दो आर्बिट्रेरी कांस्टेंट हैं। m एंड c आर टू आर्बिट्रेरी कांस्टेंट, ठीक है। y बराबर एम एक्स प्लस सी क्या है, फैमिली ऑफ स्ट्रेट लाइन है जिसमें m और c क्या है, टू आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है। हम लोग इसके पहले जो सीखे कि m और c के डिफरेंस वैल्यू पर डिफरेंट वैल्यू ऑफ different values of m and c, y is equal to mx plus c have different lines. These lines are called member of family of straight line. These lines namely, अब इसका नाम क्या है, इसका नाम है, हम m का मान जरूर रख दें m0 और c0, m0 c0, तो वैल्यू क्या मिलेगी, y इज इक्वल टू 0। फिर ऐसे ही m की वैल्यू 1 रख दीजिए, c की वैल्यू 0 रख दीजिए, तो y इज इक्वल टू क्या मिलेगा, m की वैल्यू 1, c की वैल्यू 0, तो ये मिल जाएगा x। फिर ऐसे ही m की वैल्यू 1 रख दीजिए, c की वैल्यू 1, ये आपको मिल जाएगा x प्लस 1। अब ऐसे m की वैल्यू हम लोग 0 रख दें, c की वैल्यू 1 रख दीजिए, तो क्या मिल जाएगा यहाँ से 1, y इज इक्वल टू 1। etc are called member of family of straight line, family of straight line y is equal to mx plus c। कहने का मतलब ये जो दिया हुआ है यह है सरल रेखा का कुल, ये सरल रेखा का कुल है जिसमें m और c क्या है, दो स्वेच्छ अचर हैं। अब यहाँ पर दो स्वेच्छ अचर m और c के डिफरेंट वैल्यूओं पर हमको क्या होंगे, डिफरेंट लाइंस प्राप्त होंगे। उनका नाम क्या है, y इक्वल टू 0, m0 c0 होने पर, y इक्वल टू x m1 और c0 होने पर, y इक्वल टू x प्लस 1 जब m इज इक्वल टू 1, c इक्वल टू 1 है, y इक्वल टू 1 है जब m इज इक्वल टू 0, c इक्वल टू 1 है, एक्सेट्रा etc इत्यादि। यानी ऐसे हम m और c की वैल्यू चेंज करते जाएंगे तो हमको इस फैमिली ऑफ स्ट्रेट लाइन के भिन्न ये क्या मिलेंगे, मेंबर मीन्स क्या है, सदस्य, यानी इसके ये सदस्य हैं। जैसे हमारी पूरी फैमिली है, उस फैमिली में हम आप लोग क्या हैं, अलग अलग सदस्य हैं, तो वैसे ये है। तो अब हम लोगों को इंटरेस्ट उस प्रकार के समीकरण को खोजने में है, अर्थात उस अवकल समीकरण को खोजने में है जो इस फैमिली ऑफ स्ट्रेट लाइन यानी सरल रेखा के कुल और इनके सदस्य से संतुष्ट होता है, इनके सदस्य से संतुष्ट होता है। और जो वो अवकल समीकरण मिले इसके अलावा, यानी ऐसा अवकल समीकरण हमको खोजना है जो इस फैमिली ऑफ स्ट्रेट लाइन यानी सरल रेखा कुल और इस सरल रेखा कुल के सदस्य से संतुष्ट हो, पहली चीज। दूसरी चीज, जो अवकल समीकरण मिले
वो m और c से मुक्त होना चाहिए, यानी उसमें m और c नहीं होना चाहिए, क्योंकि कुल के m और c के भिन्न भिन्न मानों के लिए हमको भिन्न भिन्न क्या मिलेंगे, सदस्य मिलेंगे। m और c के भिन्न भिन्न मानों के लिए इस कुल को भिन्न भिन्न सदस्य मिलेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग क्या करेंगे, इस अवकल समीकरण का क्रमानुसार अवकलन करेंगे। क्रमानुसार अवकलन करेंगे कितनी बार, 2 बार, क्योंकि इसमें 2 स्वेच्छाचर हैं। इसके पहले आपको बताया गया है m और c 2 स्वेच्छाचर हैं, इसलिए यहाँ पर इस कुल सरल रेखा के कुल को 2 बार अवकलन करेंगे। तो कितने इक्वेशन बनेंगे, 3। एक तो पहले इक्वेशन ये हो जाएगा, बाकी 2 जो हम लोग क्रमागत अवकलन करेंगे, एक अवकलन के बाद फिर से दूसरी बार अवकलन करेंगे, अर्थात जो अवकलन करने के बाद आएगा ना, उसी का द्वितीय कोण से अवकलन करेंगे। तो हमारे पास कितने इक्वेशन मिल जाएंगे, 3। एक तो जो दिया होगा उसको इक्वेशन 1 मानेंगे। अब m और c 2 आर्बिट्ररी कांस्टेंट है, तो पहली बार अवकलन करेंगे इक्वेशन 2 बनेगा, दूसरी बार अवकलन करेंगे इक्वेशन 3 बनेगा। अब इन तीनों समीकरणों को सॉल्व करके हम लोग क्या करेंगे, m और c को विलुप्त करेंगे। जैसे ही m और c विलुप्त होगा, हमको दिए गए इस फैमिली ऑफ स्ट्रेट लाइन का रिक्वायर्ड अवकल समीकरण मिल जाएगा, जो कि m और c से फ्री होगा, इसके साथ साथ इससे भी संतुष्ट होगा, और इनसे मिलने वाले भिन्न भिन्न सदस्य भी उस अवकल समीकरण को संतुष्ट करेंगे। तो आई होप अब आपको ये समझ में आ गया होगा। बाकी आपको प्रोसेस बताया गया था कैसे कैसे आपको अवकल समीकरण का निर्माण करना है। तो चलिए अब हम लोग आते हैं एक्सरसाइज 9.3 के क्वेश्चन नंबर 3 पर। तो क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो है आपका बाकी 1 2 तो हल हो गया था, हम लोग अब क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे। तो 3 है y इज इक्वल टू a e की पावर 3x प्लस b e की पावर माइनस 2x। अब इस क्वेश्चन में पहले ही कह रखा था कि a और b क्या है, a और b 2 स्वेच्छाचर हैं। अब इन a और b को क्या करना है, विलुप्त करके फिर आपको डिफरेंशियल इक्वेशन बनाना है। अब डिफरेंशियल इक्वेशन बनाने के लिए आपने डिफरेंशियल इक्वेशन का डिफरेंस पढ़ा था, जिसमें स्वतंत्र चर, परतंत्र चर और परतंत्र चर का अवकल गुणांक उपस्थित है। अब इसमें अवकल गुणांक तो है नहीं, तो क्या करना होगा, इन सब का अवकलन कितनी बार करेंगे, 2 बार। तो कितने समीकरण बनेंगे, 3। तो जितने स्वेच्छाचर होंगे दिए गए समीकरण में, उससे एक एक्स्ट्रा क्या बनेगा, समीकरण बनेगा, अर्थात 2 यहाँ दिया है तो 3 समीकरण बनेंगे। चलिए इसको इक्वेशन हम लोग 1 नाम दे देते हैं। अब इसका x के सापेक्ष अवकलन करिए। तो x के सापेक्ष अवकलन करने पर x के सापेक्ष अवकलन करने पर तो करिए। तो y का अवकलन क्या होगा, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू, अब इसका अवकलन क्या होगा, 3a e के पावर 3x, और फिर इसका अवकलन करेंगे तो -2b e की पावर -2x। अब इसको इक्वेशन 2 बना लेंगे। फिर पुनः x के सापेक्ष अवकलन करने पर, पुनः x के सापेक्ष अवकलन करने पर, पुनः x के सापेक्ष अवकलन करने पर, पुनः अवकलन करेंगे, एक बार अवकलन हुआ ही है तो क्या हो जाएगा, ये d2i अपान dx2। अब इसका अवकलन करेंगे फिर से 9a की पावर e की पावर 3x, और फिर से यहाँ पे इसका अवकलन करेंगे तो हो जाएगा आपका 4 प्लस में b e की पावर -2x, इक्वेशन 3 बना लीजिए। अब यहाँ से देख लो क्या a और b एलिमिनेट हुआ, नहीं एलिमिनेट हुआ, तो क्या करना है, अब इन समीकरणों को बारी बारी से सॉल्व करिए। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं, अब इनमें से किन्हीं 2 समीकरणों को सॉल्व कर लो, किन्हीं 2 समीकरणों को सॉल्व करके तीसरे में रख देना, क्योंकि यहाँ पे a और b 2 अज्ञात राशियां हैं, तो कम से कम 2 समीकरण बनने चाहिए, लेकिन विलोपन करने के लिए जितने स्वेच्छाचर हो उससे एक एक्स्ट्रा इक्वेशन होना चाहिए। तो हम लोग क्या करते हैं ना, 2 और 3 को सॉल्व कर ले। देखिए विलोपन विधि से, इसमें 4 है, यहाँ क्या है 2 है, अगर यहाँ 4 हो जाए तो हम लोग ऐड कर देंगे, b वाला टर्म कट जाएगा, a की वैल्यू मिल जाएगी। तो क्या करिए, यहाँ से समीकरण 2 में 2 का गुणा कर दो और समीकरण 3 से ऐड कर दीजिए।
चलो अच्छा इसलिए लिखते हैं। समीकरण 2 में 2 से गुणा करके समीकरण 3 को जोड़ने पर तो इसमें गुणा करिए कितने का, 2 का, तो हो जाएगा कितना 2 dy/dx। अब इसमें क्या हो जाएगा 6 a के पावर 3x माइनस 2 दूनी 4 b के पावर माइनस 2x। अब इसके साथ क्या कर देना है, ऐड कर देना है। जैसे आप विलोपन विधि हल करते हैं ना वैसे ही करना है, या फिर और जो भी तरीका आपको पता हो, मैट्रिक्स भी लगा सकते हैं, डिटर्मिनेंट भी लगा सकते हैं, लेकिन ऐसा प्रॉपर वे ढूंढिए जिससे हम लोग आसानी से कैलकुलेट कर सकें। अब हल करने के तो बहुत सारे मेथड हो जाएंगे। अब इससे क्या होगा, कैंसिल, तो कितना हो जाएगा 9 6 15। तो इसको कैसे लिखेंगे, ये हो गया आपका 2 dy/dx प्लस d2y/dx2 इज इक्वल टू, ये हो गया 9 6 15, तो 15 a की पावर 3x। तो यहाँ से a की पावर 3x वैल्यू निकाल लीजिए, a की पावर 3x, तो 15 से क्या करना होगा यहाँ डिवाइड, तो हो गया 2 dy/dx प्लस d2y/dx2, ये हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे, अब यहाँ से थर्ड का, अब b a e पावर x वैल्यू तो निकल गई, अब हम लोग क्या करेंगे b e की पावर x निकालेंगे, ये वैल्यू यहाँ उठाकर रख देंगे ना आसानी से। अब यहाँ पर ना क्या करते हैं हम लोग a e पावर x को एलिमिनेट करेंगे। अगर यहाँ 3 का मल्टीप्लाई हो जाए तो यहाँ देखिए घटा देंगे तो वैल्यू हमको b e की पावर x मिल जाएगी। अब क्या लिखते हैं, समीकरण 1 में, सॉरी 1 नहीं 2, समीकरण 2 में 3 का गुणा करिए और माइनस कर दीजिए समीकरण 3 से, तो गुणा करिए 3 का, हो गया 3 dy/dx इज इक्वल टू 9 a e की पावर 3x माइनस 6b e की पावर माइनस 2x। अब ये क्या करेंगे, एज इट इज लिख लीजिए, हो गया d2y/dx2 इज इक्वल टू 9a e की पावर 3x प्लस 4b e की पावर माइनस 2x। अब इसको सब्ट्रैक्ट करना है, तो माइनस माइनस ये हो गया आपका माइनस। अब ये क्या होगा, कैंसिल, ये हो गया 3 dy/dx माइनस d2y/dx2 इज इक्वल टू, अब ये जुड़ जाएगा माइनस 10 b e के पावर माइनस 2x। अब यहाँ से इसकी वैल्यू निकाल लीजिए b e के पावर माइनस 2x का, तो माइनस 10 से डिवाइड करेंगे कितना होगा, -1/10 3 dy/dx माइनस d2y/dx2 हो गया ना। अब हम लोग क्या करेंगे, अब यहाँ से देखो ये वाली वैल्यू a e की पावर 3x और b e की पावर माइनस 2x कहाँ रख देंगे, इक्वेशन नंबर फर्स्ट में। जब इक्वेशन नंबर फर्स्ट में रखेंगे तो क्या मिलेगा, लिखिएगा समीकरण 1 में a e की पावर 3x व b e की पावर माइनस 2x का मान रखने पर, ना। अब इसकी वैल्यू रखिए यहाँ से यहाँ पे, तो क्या मिलेगा, y इज इक्वल टू 1/15 2 dy/dx प्लस d2y/dx2 माइनस, देखिए माइनस में ना, तो -1/10, क्योंकि यहाँ प्लस है, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 3 dy/dx माइनस d2y/dx2। ठीक है, हम लोग ये वैल्यू और ये वैल्यू, इन दोनों वैल्यू कहाँ रख देंगे, इक्वेशन नंबर 1 में। अब देखिए तो 15 और 10 का एलसीएम कितना होगा, 30। अब 30 से क्या करिए, दोनों पक्षों में गुणा कर दीजिए, 30 से गुणा कर दीजिए ना, लिख देते हैं 30 से गुणा करने पर, 30 से दोनों पक्षों में गुणा करने पर, 30 से
दोनों पक्षों में गुणा करने पर ना, गुणा करिए थी, कितना हो जाएगा 30y। यहाँ 30 का गुणा करेंगे 2 बचेगा, 2 का गुणा यहाँ कर दीजिए 2 dy/dx प्लस 2 d2y/dx2, और वहाँ 30 का गुणा करेंगे 3 होगा, गुणा करेंगे हो जाएगा -3 dy/dx, और वहाँ करेंगे प्लस 3 d2y/dx2। ठीक है, अब क्या करना है, देखिए कौन कौन जुड़ेगा, ये और ये घट जाएगा, इधर ये और ये जुड़ जाएगा, कितना मिलेगा आपको। तो हम लोग क्या करते हैं ना, इनको जोड़ कर किस साइड लिखते हैं, तो हो जाएगा आपका 5 d2y/dx2 ना। अब देखिए यहाँ से 4 में से 9 घट जाएगा, तो माइनस का 5 dy/dx बराबर कितना हो गया 30y। तो 5 से डिवाइड करके हम लोग इसको ट्रांसफर कर लेंगे, तो हो जाएगा d2y/dx2, हो जाएगा dy/dx, 5 6 30, ट्रांसफर करिए, तो d2y/dx2 माइनस dy/dx माइनस 6y इक्वल टू 0। इसको हम लोग दूसरा तरीका जानते हैं, वैसे लिख लो, y डबल डैश माइनस y डैश माइनस 6y इज इक्वल टू 0। एक तरीका और भी है, उससे लिख लेते हैं, y2 माइनस y1 माइनस 6y इज इक्वल टू 0। अब जैसे लिखना हो, सब के सब आंसर ठीक है। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। तो एक बार फिर समझ लेते हैं। तो इस अवकल समीकरण में, ठीक है, अवकल समीकरण में, इस समीकरण में कितने आर्बिट्ररी कांस्टेंट हैं, 2, ए और बी आर 2 आर्बिट्ररी कांस्टेंट, आर्बिट्ररी कांस्टेंट। तो 2 आर्बिट्ररी कांस्टेंट है, तो कितनी बार अवकलन करेंगे, लगातार 2 बार ना। इसका एक बार अवकलन करेंगे, ये मिल जाएगा, फिर इसका अवकलन करेंगे, ये तो हो गया ना, लगातार 2 बार अवकलन। तो कितने समीकरण बन गए, 2 इससे बन गए, एक ऑलरेडी पहले दिया हुआ था। अब इन तीनों की सहायता से हल करके ए की वैल्यू निकालना थोड़ा कठिन होगा, वैसे वो भी सही है, लेकिन अगर हम लोग डायरेक्ट ए ई की पावर 3x पा जाए, बी ई की पावर 2x पा जाए, तो क्या बात है। तो हम लोग समीकरण 2 3 से हल कर लिए। अच्छा, जिस समीकरण को हल करेंगे उसमें नहीं रखना है, जो बचा हुआ है उसी में रखना है। तो 2 3 को हल किए, तो वैल्यू किसकी किसकी आ गई, ये ए की पावर 3x, बी की पावर -2x। अब इसको कहाँ रखेंगे, इक्वेशन फर्स्ट में। हमको क्या मिल जाएगा पूरा रखने के बाद सॉल्व करके, ये रिक्वायर्ड आंसर। चाहे तो आप ऐसे लिखिए या फिर ऐसे लिखिए या ऐसे लिखिए, ठीक है। आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में। क्वेश्चन नंबर 4, तो क्वेश्चन नंबर 4 में ऐसे ही सारे प्रोसेस करना है। अच्छा, एक चीज और, ये जो हम लोग पढ़ रहे हैं ना, ये आपके सिलेबस में नहीं है, आप लोग एनसीईआरटी वाली बुक से मिला लीजिएगा, जो न्यू वाली बुक है 2026 वाली या 2025-26 वाली, उसमें आप देखेंगे ये शायद कटा हुआ है, लेकिन ये उन लोगों के लिए है जो नॉलेज चाहते हैं, जिनको बेस बनाना है वो, या फिर ऐसे करें जो और पीएचडी वगैरह तैयारी करना चाहते हैं, उन लोगों के लिए ठीक है। और बाकी जिनको नॉलेज लेना है वो ये, और बाकी जिनको केवल बोर्ड एग्जाम देना है वो क्या करेंगे, जो आपका इन समय बुक्स में दिया हुआ है एनसीईआरटी वगैरह में सिलेबस में, वो केवल वही करेंगे, एक्स्ट्रा करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि बोर्ड एग्जाम भी पास में है। अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 है y इज इक्वल टू e की पावर 2x a प्लस bx। इसको भी हम लोग क्या बनाएंगे, इक्वेशन फर्स्ट। अब जैसा कि आप देख पा रहे हैं, a और b क्या है, 2 आर्बिट्ररी कांस्टेंट है। ये हम अपने से नहीं कह रहे हैं, ये क्वेश्चन में दिया हुआ है। कभी कभी क्वेश्चन में दिया नहीं होता है, जब कथन वाले क्वेश्चन आते हैं तब, फिर उसमें आपको पहचानना होता है कि कितने आर्बिट्ररी कांस्टेंट होंगे ना। तो यहाँ फिलहाल 2 हैं, इसलिए कितनी बार लगातार अवकलन करेंगे, 2 बार। कितने इक्वेशन हो जाएंगे, 2 बार अवकलन करने से बनेंगे 2 इक्वेशन, एक ऑलरेडी जो दिया हो उससे कितने बन जाएंगे, 3, ठीक है। इस तरीके से जितने आर्बिट्ररी कांस्टेंट, उससे एक एक्स्ट्रा करके क्या बनेगा, इक्वेशन बनेगा। तो R2 आर्बिट्ररी कांस्टेंट, ठीक है। चलिए, डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x, डिफरेंशिएटिंग
विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, तो वी गेट, अब हमको क्या मिलेगा, वाई के सापेक्ष अवकलन डी वाई बाई डी एक्स, इसका अवकलन क्या होगा, तो प्रथम द्वितीय लगाइए, प्रथम और ये क्या हो जाएगा द्वितीय, तो प्रथम फलन गुणे द्वितीय का अवकलन ए का 0, ये हो जाएगा बी, फिर प्लस द्वितीय फलन गुणे प्रथम का अवकलन, जब इसका अवकलन करेंगे हो जाएगा ई 2 इंटू ई के पावर 2x ए प्लस बी एक्स, इसको थोड़ा सॉल्व कर लीजिए तो अच्छा रहेगा, बी ए के पावर 2x प्लस 2 ए के पावर 2x ए प्लस बी एक्स, इसको इक्वेशन बना लो। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, अगेन डिफरेंशिएटिंग with respect to x we get, अब इसका करेंगे ना, तो क्या हो जाएगा, एक बार अवकलन है क्या मिल जाएगा d2 y अपान dx2, ये क्या होगा 2 b e के पावर 2x, अब फिर से यहाँ प्रथम त्रुटि लगाइए, तो हम लोग क्या करेंगे 2 को बाहर कर लें, तो हो जाएगा प्रथम फलन गुणे द्वितीय का अवकलन धन द्वितीय फलन गुणे प्रथम का अवकलन, इसका अवकलन करेंगे 2 e के पावर 2x, हो जाएगा ये, तो द्वितीय फलन गुणे प्रथम का अवकलन, अब 2 का मल्टीप्लाई कर लो, तो 2 b के पावर 2x, तो 2 का गुणा करेंगे 2 b e के पावर 2x, यहाँ कितना हो जाएगा 4 e के पावर 2x a प्लस बी एक्स, अब इसको ऐड करिए तो आपको मिल जाएगा 4 b e के पावर 2x प्लस ये हो गया 4 e के पावर 2x प्लस बी एक्स, इसको इक्वेशन थर्ड। तो अब हम लोग यहाँ क्या करेंगे, इक्वेशन 2 और 3 हल करेंगे, और जो वैल्यू आएगी वो कहाँ रख देना, इक्वेशन 1 में। तो अगर यहाँ इक्वेशन 1 में देखें तो देखो ये पूरा है, अगर केवल इसी की वैल्यू मिल जाए, केवल इसी की वैल्यू, तो एकदम आसान है, हम लोग क्या करते हैं ना, इक्वेशन 2 और 3 से इसको एलिमिनेट कर दो और फिर इसकी वैल्यू फाइंड आउट कर लो, बस उठा कर हम लोग यहाँ रख देंगे। तो क्या करना होगा, इस इक्वेशन में 4 का गुणा कर, देखो है ना, यहाँ डी वाई बाई डी एक्स ले देते हैं, तो समीकरण 2 में 4 का गुणा करिए, समीकरण 2 गुणे 4 माइनस समीकरण 3 से, यानी समीकरण 2 में 4 का गुणा करके समीकरण 3 को घटा दें, तो 4 का गुणा करिए तो हो जाएगा, ये हो गया आपका 4 डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू, हो जाएगा 4 बी ई के पावर 2x प्लस 8 ई के पावर 2x ए प्लस बी एक्स, अब किसको घटाना है, इसको, तो हो गया d2 y अपान dx2 इज इक्वल टू 4 बी ई के पावर 2x प्लस 4 ई के पावर 2x ए प्लस बी एक्स, अब इसको सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, घटाएंगे माइनस माइनस प्लस, सॉरी माइनस, अब इससे क्या होगा कैंसिल, अब मिलेगा क्या, ये हो गया 4 डी वाई बाई डी एक्स माइनस d2y अपान dx2 इज इक्वल टू, तो 8 में से 4 घटाएंगे कितना आ जाएगा 4 e के पावर 2x a प्लस बी एक्स, अगर हम लोग यहाँ से बी एक्स को निकालेंगे कोई मतलब है नहीं, ठीक है ना, तो अब यहाँ से 4 से डिवाइड कर दीजिए, केवल 4 से, e के पावर 2x a प्लस बी एक्स इज इक्वल टू, यहाँ डिवाइड करेंगे तो आपको मिलेगा 4 से डिवाइड करेंगे तो हो जाएगा आपका 1 अपान 4 डी वाई बाई डी एक्स माइनस d2y अपान डी एक्स, ठीक है, अब इसको हम लोग बना लेते हैं इक्वेशन नंबर 4। अब 1 और 4 से देखिए, या फिर ऐसे रख देते हैं ना, समीकरण 1 में रखने पर रखिए यहाँ पे, तो क्या मिल जाएगा, y इक्वल टू 1 अपान 4 डी वाई बाई डी एक्स माइनस d2y अपान डी एक्स, तो 4 का 3 गुणा कर दीजिए, तो 4y ये हो जाएगा 4 डी वाई बाई डी एक्स माइनस
d2y अपान dx2। सबको थोड़ा ट्रांसफर करिए या इधर ले चलिए लेफ्ट साइड में, तो क्या मिल जाएगा d2y अपान dx2 माइनस 4dy बाई dx प्लस 4y बराबर 0। तो ये है दिए गए इस इक्वेशन का रिक्वायर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन विच इज फ्री फ्रॉम a एंड b, दैट मीन्स आर्बिट्ररी कांस्टेंट। चलिए इसको यहाँ हम लोग क्या ले सकते हैं, y डबल डैश माइनस 4y डैश प्लस 4y इक्वल टू 0 ना। अब आप चाहे जैसे लिखिए जो आपको समझ में आए। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में। अब यहाँ देखो इंग्लिश हिंदी मिक्स हो रहा है, चलो मजा आएगा इससे। तो क्वेश्चन नंबर 5, तो y इक्वल टू y इज इक्वल टू e की पावर x a cos x प्लस b sin x। इसको इक्वेशन 1 बना लेंगे। फिर से देखो दो कांस्टेंट है, आर्बिट्ररी कांस्टेंट, तो कितनी बार अवकलन, 2 बार लगातार। अब शॉर्ट कर लिखते हैं, डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू x, वी गेट, तो y का अवकलन क्या होगा, dy बाई dx, e पावर x प्रथम बनाइए, इसको द्वितीय बनाइए, तो प्रथम फलन गुणे द्वितीय का अवकलन, ये हो जाएगा sin x। अब sin का अवकलन क्या होगा, cos x, प्रथम फलन गुणे द्वितीय अवकलन हो गया धन। अब द्वितीय फलन गुणे प्रथम करेंगे, e पावर x a cos x प्लस b sin x, तो प्रथम फलन द्वितीय अवकलन हो गया। अब तो हम बोलेंगे ना अच्छा इसके स्थान पर देखिए समीकरण 1 से, समीकरण 1 से, या तो इसको ना 2 ही बना लो अभी, पुनः कर दीजिए, अगेन डेरिवेटिव करेंगे तो d2y अपान dx2, फिर से प्रथम फलन गुणे द्वितीय का अवकलन, तो प्रथम फलन गुणे द्वितीय का अवकलन करेंगे, ये मिल जाएगा। फिर वहाँ क्या मिल जाएगा ना, इसका अवकलन। फिर अब द्वितीय फलन गुणे प्रथम का अवकलन, इसका अवकलन करेंगे e पावर x, यहाँ पे अवकलन करिए, प्रथम फलन गुणे द्वितीय का अवकलन माइनस a sin x प्लस b cos x, फिर द्वितीय फलन गुणे प्रथम का अवकलन e पावर x a cos x प्लस b sin x। अब यहाँ से कुछ टर्म कट जाएंगे, आई थिंक ये देखिए, अगर माइनस कॉमन ले लेंगे तो इससे क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा। तो फिर ये और ये और ये ऐड हो जाएंगे, तो मिला क्या, d2y अपान dx2 इज इक्वल टू, ये और ये ऐड होगा तो हो गया 2e की पावर x माइनस a sin x प्लस b cos x, है ना। अच्छा इसको समीकरण 3 बना देते हैं, ये आपका 2 है, तो समीकरण 1 व 2 से, या फिर ऐसे करते हैं, समीकरण इसको रुके रहो, 2 से डिवाइड कर दो, तो 1 अपान 2 d2y अपान dx2 इक्वल टू e पावर x माइनस a sin x b cos x। अब इसको थर्ड बना लीजिए, तो समीकरण 3 से, समीकरण 1 से, समीकरण 1 से e की पावर a cos x b sin x व समीकरण 3 से, समीकरण 3 से e की पावर x माइनस a sin x प्लस b cos x का मान
समीकरण 2 में रखने पर ना, 2 में रखने पर, यानी ये वैल्यू, यानी इतना, ये वैल्यू इतना कहाँ रखेंगे, यहाँ और यहाँ रखिए, मिलेगा क्या, dy बाई dx इक्वल टू, यहाँ रखेंगे कौन सी वैल्यू, ये वाली, तो क्या मिलेगा, हाफ d2y अपान dx2, और फिर ये वैल्यू y कहाँ रखना है, यहाँ पे, तो क्या मिल जाएगा, प्लस का y, 2 का मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये हो गया 2 dy बाई dx इज इक्वल टू d2y अपान dx2 प्लस 2y, अब इसको उधर ले चलिए, d2y अपान dx2 माइनस 2 dy अपान dx प्लस 2y इक्वल टू 0, ये हो गया आपका रिक्वायर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन इस इक्वेशन इक्वेशन का, या बाकी आप दूसरा तरीका जानते ही हैं, y डबल डैश माइनस y डैश प्लस 2y इज इक्वल टू 0, जैसे इच्छा करें वैसे लिख लो ना। आई होप ये चीज़ फिर आपको समझ में आ गया होगा। अगर कंसेप्ट आपका क्लियर है, कैलकुलेशन अच्छा सा आता है, फार्मूला आपको अच्छे से याद है, फिर क्वेश्चन में ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगा। अब इसका मतलब ये नहीं है कि एकदम से प्रॉब्लम नहीं होगा, कभी कभी कुछ चीज़ मिस हो जाएंगी, हो सकता है प्रॉब्लम क्रिएट करे, अदरवाइज अगर कंसेप्ट आपका बढ़िया है, समझ में आया है टॉपिक को लेकर के कंसेप्ट, और फिर फार्मूला वगैरह याद है, कैलकुलेशन अच्छा है, तो आप मैथ्स में कुछ अच्छा कर सकते हैं। और इसमें जितना प्रैक्टिस होगा मैथ उतना ही लाजवाब होगा और उतना ही मजा आएगा सॉल्व करने में, पढ़ने और पढ़ाने दोनों में। जो पढ़ रहे हैं उनको मजा आएगा पढ़ने में, और जो पढ़ा रहे हैं उनको मजा आएगा पढ़ाने में। तो अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर। तो क्वेश्चन नंबर 6 अब कथन वाले हैं, ये एक्सरसाइज है नहीं, इसके बाद का एक्सरसाइज आपके सिलेबस में है यूपी बोर्ड लेवल पे। दिया है y अक्ष को मूल बिंदु पर स्पर्श करने वाले वृत्तों के कुल का अवकल समीकरण ज्ञात कीजिए। y अक्ष को मूल बिंदु पर स्पर्श करने वाले वृत्तों, तो अब हम लोग क्या देखेंगे, तो पहले कार्तीय तल बना लेते हैं ना, ये हो गया y एक्सिस और ये हो गया x एक्सिस। अब हमको ऐसे वृत्त का कुल बनाना है, ऐसे वृत्त का कुल, ऐसे वृत्तों का कुल का अवकल समीकरण ज्ञात करना है जिनके सभी सदस्य किसको स्पर्श करते हैं, y अक्ष को। देखो इसको स्पर्श करेगा, अगर ऐसे बना लेंगे तो x को स्पर्श करेगा, लेकिन अगर ऐसे बनाएंगे तो y को स्पर्श करेगा, लेकिन कहाँ पर, मूल बिंदु। तो कैसे बनाएंगे, ये देखो, बनाएंगे ना ऐसे। अच्छा ऐसे भी तो बना सकते हैं, यहाँ से है ना, फिर ऐसे हम लोग अगला भी बना सकते हैं। देखो y को स्पर्श कर रहा है ना, स्पर्श करना चाहिए, वो भी कहाँ पे, मूल बिंदु पे। अब ऐसे अगला बनाएंगे। अब सोचो ऐसे कितने बना सकते हैं, तो इसमें क्या डिफरेंस समझ में आ रहा है, थोड़ा इमेजिन करिए, कुछ डिफरेंस समझ में आ रहा है। सब के सब कहाँ जा रहे हैं, मूल बिंदु से, लेकिन सेंटर देखो खिसकता जा रहा है। हर सर्कल का सेंटर क्या होगा, खिसकता जाएगा, है ना। तो अब इसमें चेंज क्या होगा, सेंटर, और रेडियस भी चेंज होगा। सेंटर और रेडियस दोनों ही चेंज होंगे ना। अब कहीं थोड़ा मिस्टेक होगा कि आप लोग समझ लीजिएगा। इस तरीके से हम लोग इधर भी बना सकते हैं, कि नहीं। तो हम लोग ये उधर पॉजिटिव साइड में जाएगा, इधर क्या होगा, नेगेटिव साइड में, है ना। ऐसे तो इसमें सेंटर और रेडियस दोनों ही चेंज होंगे, हो रहे हैं ना। देखो ये डायग्राम कितना अच्छा लग रहा है, कलर बनाने से, ऐसे
जिंदगी भी कलर होनी चाहिए ना, वो भी एजुकेशन को लेकर के, यानी हर सब्जेक्ट आपको आना चाहिए एकदम मस्त से। देखो इसका सेंटर यहाँ है, इसका सेंटर यहाँ होगा, सबका सेंटर देखिए चेंज हो रहा है। रेडियस भी क्या होगा तब, देखो रेडियस यहाँ इतना है, फिर इतना होगा, फिर ऐसे 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 क्या होगा, बढ़ता जाएगा। तो सेंटर भी क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है, इसलिए रेडियस भी क्या होंगे, सब चेंज हो जाएंगे। तो यही है। ये सब क्या है, ये सब जो है, ये सब क्या है, मेंबर है, मेंबर, मेंबर ऑफ फैमिली ऑफ सर्कल, फैमिली ऑफ सर्कल ना। तो अब हमको ऐसे अवकल समीकरण को पता करना है, ऐसे अवकल समीकरण को जो फैमिली ऑफ कर्व से सेटिस्फाई तो हो ही, उसके साथ साथ इस फैमिली ऑफ कर्व के मेंबर से भी सेटिस्फाई हो, और उसके साथ साथ उस अवकल समीकरण में आर्बिट्ररी कांस्टेंट नहीं होने चाहिए। ठीक है, तो अब हम लोग यहाँ इसका इक्वेशन निकाले। वो इक्वेशन क्या होगा, कौन सा, फैमिली ऑफ सर्कल ना। फाइंड द फैमिली ऑफ सर्कल हुज which is touch y एक्सिस एट ओरिजिन, जो कि y अक्ष को मूल बिंदु पर स्पर्श करता हो। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, माना वृत्त का केंद्र, माना वृत्त का केंद्र जो y अक्ष को स्पर्श करता है, जो y अक्ष को मूल बिंदु पर स्पर्श करता है, y अक्ष को मूल बिंदु पर स्पर्श करता है, करता है। अब देखिए सेंटर यहाँ होगा ना, ऐसे यहाँ होंगे। तो फिर किस अक्ष पर है सेंटर, तब x अक्ष पर। तो x अक्ष पर y का मान 0, x अक्ष पर y का मान 0। फिर यहाँ तो यहाँ से ऐसी कुछ वैल्यू तो होगी ना, तो मान लेते हैं क्या है ये h। बताओ ये चेंज होता रहेगा नहीं, कभी h यहाँ होगा, कभी यहाँ होगा, तो रेडियस भी ऐसे ऐसे क्या होंगे, चेंज होते जाएंगे। अगर ये यहाँ से यहाँ तक h है ना, तो कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, h, 0। अच्छा, तो ये त्रिज्या का भी काम करेगा। तो माना वृत्त का केंद्र जो y अक्ष को मूल बिंदु पर स्पर्श करता है h, 0 है ना। तो इसलिए वृत्त का समीकरण क्या होता है, x माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस y माइनस के का होल स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर। अब यहाँ पर देखिए h की वैल्यू क्या है, h ही है, k की वैल्यू क्या है, 0 है, और r की वैल्यू भी क्या होगी, वो भी h होगी, तो एच स्क्वायर। अब इसे सॉल्व कर लीजिए, ठीक है ना। इसको सॉल्व करिए तो x माइनस एच का होल स्क्वायर तो हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यानी माइनस 2hx प्लस एच स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये हो गया एच स्क्वायर, इससे क्या हो गया कैंसिल। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2hx बराबर 0 ना। अब इसमें देखो सेंटर चेंज हो रहा था, सेंटर कभी सेंटर यहाँ होगा, यहाँ होगा, यहाँ होगा, यहाँ होगा, इधर भी होगा, वही सेंटर मान के लिए इधर भी हो सकता है। यहाँ पर सेंटर क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। तो सेंटर चेंज होने के साथ साथ क्या चेंज हो रहा है, रेडियस भी चेंज हो रहा है। सेंटर और रेडियस दोनों ही चेंज हो रहे हैं, और जो वृत्त है ना वो वाई को स्पर्श करता है। इस स्थिति में जो वृत्त का समीकरण आपको मिला वो ये मिला। तो इस तरीके से यहाँ देखने से क्या पता चल रहा है कि एच यहाँ पर क्या है, आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है, वो भी कितने हैं, 1। तो इसको इक्वेशन 1 बना लीजिए। उसके बाद क्या करेंगे, अब आर्बिट्रेरी कांस्टेंट 1 है तो इक्वेशन कितने बनेंगे, 2 बनेंगे। तो दूसरा कैसे आएगा, इसका x के सापेक्ष अवकलन करने पर। चलिए, तो समीकरण 1 का x के सापेक्ष अवकलन करने पर, x के सापेक्ष अवकलन
करने पर अवकलन करिए तो हो जाएगा 2x, ये क्या होगा 2y dy बाई dx। ये देखो कांस्टेंट है ना, तो ये जैसे रखिए, x की वैल्यू 1 हमें 2 से डिवाइड कर दो तो x प्लस वाई dy बाई dx प्लस h बराबर 0। h की वैल्यू निकाल लो, यहाँ से सबको ट्रांसफर करेंगे, माइनस एक्स माइनस वाई, या फिर ना आप क्या करिए इसको ऐसे रखो प्लस वाई डी वाई बाई डी एक्स। कहाँ रख दीजिए, समीकरण 1 में। समीकरण 1 में रखने पर तो रखेंगे क्या मिलेगा, यहाँ पे हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, यहाँ रखिए तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, हो गया ये 2x, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये हो गया आपका 2x। कहीं मिस्टेक हो गया, ये देखिए माइनस है ना, यहाँ माइनस रहेगा, यहाँ भी माइनस आएगा, ये प्लस आएगा। अब यहाँ क्या आएगा आपका माइनस में ही, तो हो जाएगा x प्लस वाई डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू 0। अब गुणा कर दीजिए, तो गुणा करेंगे क्या मिलेगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर 2x स्क्वायर 2xy डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू 0। अब इसमें से घटेगा तो आपको मिलेगा वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर 2xy डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू 0। अब इसको अगर लिखना हो तो कैसे लिख दिया जाए, चलो इसको ट्रांसफर कर देते हैं उधर ना, तो जाएगा वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2h एक्स वाई डी वाई बाई डी एक्स, ऐसे लिख दो, या वाई स्क्वायर बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 2xy वाई डैश। अब जैसे आंसर दिया हो वैसे आप ले सकते हैं, ठीक है ना। चलो इसको हम लोग ऐसे लिख देते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस 2xy वाई डैश इक्वल टू 0। ये हो गया आपका रिक्वायर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द गिवन स्टेटमेंटिकल क्वेश्चन। एक बार फिर समझा देते हैं। इसमें क्वेश्चन में बोला है, इस क्वेश्चन में बोला है कि y अक्ष को मूल बिंदु पर स्पर्श करने वाले वृत्त के कुल का अवकल समीकरण। देखो ये y अक्ष हो गया, ये क्या हो गया मूल बिंदु हो गया। एक वृत्त बनाना है जो y अक्ष को स्पर्श करे, देखो ऐसे, ये देखो स्पर्श कर रहा है ना, ऐसे भी तो बना सकते हो कि नहीं, ऐसे बना सकते हो ना। अब कोई कहेगा ना मैं तो इधर नहीं बनाऊंगा, हम तो इधर बनाएंगे, बना लो कोई दिक्कत नहीं है। तो इसमें क्या डिफरेंस है समझ में आ रहा है कुछ, इसमें जो डिफरेंस है ना सब सर्कल में, उसमें क्या डिफरेंस है सेंटर और रेडियस का, सेंटर और रेडियस का, यानी दोनों को दोनों क्या हो रहे हैं इंटरचेंज हो रहे हैं। अर्थात इसमें अगर देखा है तो ये पैरामीटर है, आर्बिट्रेरी कांस्टेंट यानी त्रिज्या जो होती है ना वो फिक्स होती है, किसी सर्कल का त्रिज्या फिक्स होता है। लेकिन यहाँ जब हम लोग अलग अलग रेडियस लेकर बनाएंगे तो अलग अलग सर्कल बनेगा, जिससे हम लोग अवकल समीकरण क्या बोलते हैं, किसी दिए गए सर्कल का या किसी दिए गए फैमिली ऑफ सर्कल का मेंबर। तो अब इस इक्वेशन का वो अवकल समीकरण ज्ञात करना है जो इससे संतुष्ट तो हो ही, h का मान चेंज करते जाओ, जो नए नए सदस्य बनेंगे वो भी उसको संतुष्ट करे। अर्थात ये इसको तो संतुष्ट करेगा ही करेगा, उसके साथ मैं h का मान क्या रख दूं 0, जो बनेगा वो भी संतुष्ट करेगा, h का मान 1 रख दूं, जो बनेगा वो भी संतुष्ट करेगा। समझ गया ना। तो इस तरीके से हमको क्या मिल गया रिक्वायर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन। तो अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पर। तो क्वेश्चन नंबर 7 है, अब सभी स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन है। तो 7 में दिया है ऐसे परवलयों के कुल का अवकल समीकरण निर्मित कीजिए जिनका शीर्ष मूल बिंदु पर हो। किधर भी आप बना सकते हैं जिधर इच्छा करें। तो ऐसे परवलयों के कुल का अवकल समीकरण निर्मित कीजिए जिनका शीर्ष मूल बिंदु पर है
और जिनका अक्ष धनात्मक y अक्ष की दिशा में, किधर है ये देखो ना, तो परवलय कैसे बनेगा। अब इसके लिए देखो 11th वाला मैथ आपको आना चाहिए, शंकु परिच्छेद ना, ऐसे। अब तो कोई ऐसे बना लिया, कोई बोलेगा ना हम तो भैया इसे नहीं बनाएंगे ना, ऐसे बना सकते हो, है कि नहीं, फिर ऐसे ही देखो डायग्राम अच्छा नहीं बन रहा है, जो बनाएंगे ना बहुत अच्छा लुक इसका आता है, ठीक है। तो इस तरीके से कितने बन जाएंगे, इनफाइनाइट बनेंगे ना। देखो ये सब का सब यही ओरिजिन से टच करेंगे, थोड़ा गलत बन गया है लेकिन आप समझ रहे हैं ना। चलिए, तो इस टाइप का इक्वेशन क्या होता है, तो इस टाइप का इक्वेशन लिखेंगे परवलय का समीकरण, परवलय का समीकरण जिसका शीर्ष जिसका शीर्ष 0 0 तथा अक्ष y अक्ष की धन दिशा में तथा अक्ष y अक्ष की तथा अक्ष y अक्ष की धनात्मक दिशा में, धनात्मक दिशा में है ना, अर्थात y सॉरी x स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay ना। तो अब इसमें जो पैरामीटर होगा वो क्या होगा, a होगा। क्यों, क्योंकि इसका जो नाभ होगा ना वो फिक्स होगा, इसका जो नाभ होगा ना वो फिक्स होगा, क्योंकि देखो ये क्या हो रहा है, केवल एक्सपेंड हो रहा है या फिर श्रिंक हो रहा है, एक्सपेंड श्रिंक हो रहे हैं ना, लेकिन जो नाभ होगा क्या होगा, फिक्स होगा। जैसे एक आदमी बहुत मोटा हो तो क्या उसका नाभ चेंज हो जाता है, नहीं, है ना। उस तरीके से इसका भी नाभ क्या होगा, चेंज नहीं होगा। तो कितने आर्बिट्ररी कांस्टेंट, 1। तो क्या करेंगे, जब एक आर्बिट्ररी कांस्टेंट, कितने इक्वेशन, 2, एक तो जो दिया है उससे बनेगा, दूसरा क्या होगा जो अवकलन करने से मिलेगा, तो x के सापेक्ष अवकलन कर दीजिए। तो x के सापेक्ष अवकलन करने पर अवकलन करिए तो हो जाएगा 2x, वो क्या होगा 4a dy बाई dx, तो वैसे तो कैंसिल हो जाएगा, तो मिले कितना 2a dy बाई dx। यहाँ से आप एक वैल्यू निकाल लें, वैसे 2a निकाल लीजिए ना, तो ये अच्छा रहेगा, हो जाएगा x अपान dy बाई dx, ठीक है। अब इसको कहाँ रख दीजिए, समीकरण 1 में, समीकरण 1 में रखने पर, तो समीकरण 1 को क्या बना सकते हैं, थोड़ा देख लो उसके बाद रखते हैं। तो हो गया a 2 इंटू 2ay है ना, अब रखिए वैल्यू 2a की वैल्यू, ये हो जाएगा आपका x अपान dy बाई dx, ठीक है, इंटू वाई, फिर गुणा कर दीजिए, एक x कैंसिल हो जाएगा, तो गुणा करेंगे क्या मिल जाएगा, x dy बाई dx इज इक्वल टू 2y। आप ऐसे लिख लो या फिर और ट्रांसफर करके लिख दीजिए, x dy बाई dx माइनस 2y बराबर 0। अब दूसरा देखा वो डैश वाला ना, एक्स वाई डैश माइनस 2y इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब बाकी क्वेश्चन आप जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना ही मजेदार होगा, लेकिन कॉन्सेप्ट क्लियर रहे। तो अब देखो इस कथन वाले में पहले हम लोग क्या करेंगे, इक्वेशन बनाएंगे, फिर देखेंगे पैरामीटर कितना होगा। अभी तक इसके पहले क्वेश्चन नंबर 5 तक में पैरामीटर वगैरह दिए रहते, लेकिन अब पैरामीटर कथन वाले में देता नहीं है।
तो हम लोग क्या करेंगे, उसमें देखेंगे कि इसका जो डायग्राम है ना वो कैसे कैसे बना सकते हैं। अगर डायग्राम चेंज हो रहा होगा तो फिर समझ लो कि उसमें पैरामीटर एक भी हो सकते हैं कि ज़्यादा भी हो सकता है। जैसे भी सर्किल वाले में देखिए ना, सर्कल में रेडियस और सेंटर दोनों ही चेंज हो रहे थे, लेकिन सेंटर एक्स अक्ष पर होने की वजह से, वहाँ पर रेडियस जो सेंटर का एक्स कोऑर्डिनेट था उसी के इक्वल था, इसलिए एच ही आया। तो कितनी बार अवकलन किया गया, एक बार अवकलन किया गया, ठीक है ना, अर्थात एक कोट क्या बना था। ऐसे यहाँ पर भी। चलिए अब हम क्वेश्चन नंबर 8 पर आते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 8 है, ऐसे दीर्घवृत्तों के कुल का अवकल समीकरण ज्ञात कीजिए जिनकी नाभियां y अक्ष पर है, जिनका केंद्र मूल बिंदु है ना। जिनकी नाभियां, देखो नाभि जिस अक्ष पर होगा वही उसका दीर्घाक्ष होता है, नाभि जिस अक्ष पर होगा वही उसका क्या होगा, दीर्घाक्ष होगा। तो जैसे देखो हम लोग ये बना लिए, और दीर्घवृत्त वाला कंसेप्ट आपको पता ही होगा ना। ये हो गया, इसका सेंटर क्या है, थोड़ा अच्छा बना देते हैं, थोड़ा मिडिल करिए ना, मस्त लगेगा फिर। ये ना, ये हो गया एक्स एक्सिस, ये हो गया वाई एक्सिस। अब देखो इसका नाम क्या होगा, यहाँ इसका नाम क्या हो गया, क्योंकि दीर्घवृत्त है ना, दो नाभियां होंगी। अब ऐसे हम लोग क्या बनाते हैं, अगला बना लो। ठीक है ना। अब देखो इसका नाभि क्या होगा, सेंटर वही रहेगा, नाभि देखो यहाँ चला जाएगा, है ना। फिर ऐसे अगला बनाइए। अब समझ रहे हो ना, इसमें देखो दोनों ही चेंज हो रहे हैं। अभी दीर्घाक्ष वगैरह क्या था, दीर्घाक्ष था जरूर, लेकिन उसकी जो लेंथ हो रही है ना वो धीरे धीरे क्या हो रही है, बढ़ रही है। देखो पहले इतना था, अब इतना हो गया, फिर इतना हो गया। ऐसे देखो लघु अक्ष पहले इतना था, इतना हो गया, इतना हो गया। तो हम जो लोग फंडामेंटल या स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ डिफरेंस इलिप्स पढ़े थे उसमें था एक्स स्क्वायर अपान ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपान बी स्क्वायर बराबर 1, ऐसे ही था ना, बराबर 1। जब ए ग्रेटर देन बी तो डायग्राम ऐसे बनाते थे, और जब बी ग्रेटर देन ए तो डायग्राम ऐसे बनाते थे। इसमें ये क्या होता है, दीर्घाक्ष जो यहाँ से यहाँ तक होता था 2a, यहाँ से यहाँ तक होता था 2b ना। तो अब हम लोग क्या करते हैं, इसका जनरल इक्वेशन लिखते हैं। तो दीर्घवृत्त का समीकरण अब डायरेक्ट लिख रहा हूं, दीर्घवृत्त का समीकरण जब इसकी नाभियां, नाभि नहीं लिखना, नाभियां दो होती है ना। दीर्घवृत्त का समीकरण जब इसकी नाभियां y अक्ष पर तथा केंद्र 0 0 पर है हो, तो एक्स स्क्वायर अपान ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपान बी स्क्वायर बराबर 1। अब यहाँ क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो डायग्राम बना है उसके अनुसार ए और बी में कौन बड़ा होगा, बी, बी ग्रेटर देन ए। देखो आंसर तो आ जाएंगे सेम ही ना, चाहे ए ग्रेटर बी मानो चाहे बी ग्रेटर, लेकिन डायग्राम के हिसाब से चलेंगे कंडीशनल तो बी ग्रेटर ए होगा। तो अब क्या करना है, इसको हम लोग इक्वेशन 1 बनाते हैं। तो कितने पैरामीटर हो गए, 2। इसमें देखो दीर्घाक्ष था वो भी धीरे धीरे चेंज हो रहा था लंबाई, और उसके साथ साथ जो लघु अक्ष थी, लघु अक्ष वो भी धीरे धीरे क्या हो रही, चेंज हो रही थी। ये भी चेंज हो रहा था ऐसे, और ये भी चेंज हो रहा था, यानी दोनों को दोनों क्या हो रहे हैं, चेंज हो रहे हैं। देखो ये चेंज हुआ ऐसे ऐसे, उसके बाद देखिए ना, यानी ए और बी दोनों क्या हो रहे हैं, चेंज हो रहे हैं। तो इस तरीके से पैरामीटर कितने होंगे, 2 होंगे, ए और बी दोनों। हम लोग कितनी बार अवकलन करेंगे, 2 बार। तो x के सापेक्ष
x के सापेक्ष अवकलन करने पर, ठीक है। इसका अवकलन करिए तो 2x अपान ए स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा 2y अपान बी स्क्वायर, वाई का अवकलन dy बाई डी एक्स, एक का हो जाएगा 0, 2 से डिवाइड कर दीजिए, 2 से डिवाइड कर दो तो मिलेगा क्या, x अपान ए स्क्वायर प्लस वाई अपान बी स्क्वायर dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 0। इक्वेशन 1 बना लो, सॉरी वेरी सॉरी 2 बना लो, इक्वेशन 1 बना चुके हैं। अगेन देखो मिक्सअप लिख रहे हैं, हिंदी इंग्लिश मिक्स, तो अगेन करेंगे तो x का 1 हो जाएगा। अब इसमें क्या लगाएंगे, प्रथम और द्वितीय, तो 1 अपान बी स्क्वायर को बाहर कर लो तो हो जाएगा प्रथम फलन गुणे द्वितीय का अवकलन धन द्वितीय फलन गुणे प्रथम का अवकलन इज इक्वल टू 0। क्लियर है। अब देखो इसको इधर ट्रांसफर कर दीजिए तो 1 अपान बी स्क्वायर वाई डी टू वाई अपान डी एक्स टू, अब स्क्वायर ब्रैकेट लगाएंगे क्योंकि यहाँ पे छोटा ब्रैकेट लगाने वाले हैं, होल स्क्वायर, ये हो जाएगा -1 अपान ए स्क्वायर। इसका तरह गुणा कर दें तो वैल्यू क्या मिल जाएगी तो वैल्यू आपको यहाँ मिलेगी वाई डी वाई बाई डी एक्स, नहीं वाई डी टू वाई अपान डी एक्स टू प्लस डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर, तो वैल्यू क्या मिल जाएगा -b स्क्वायर अपान ए स्क्वायर इक्वेशन थर्ड। हम लोग क्या करते हैं ना, इक्वेशन 2 को सॉल्व करते हैं समीकरण 2 से। देखो 2 आर्बिट्री थे, मैक्सिमम 2 बार अवकलन हो गया, तीसरी बार आप कर ही नहीं सकते, तो हमारे पास जो इक्वेशन 1 2 3 मिले हैं ना, 1 2 3 इन्हीं को सॉल्व करके ए बी को एलिमिनेट करना है, जैसे एलिमिनेट होगा हमको रिक्वायर्ड इक्वेशन मिल जाएगा। तो समीकरण 2 से यहाँ से क्या लिख दें, ये तो y बट्टे बी स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू -x अपान ए स्क्वायर, तो x को यहाँ ले लीजिए, बी स्क्वायर को ले लीजिए, तो मिलेगा क्या y अपान एक्स डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू -b स्क्वायर अपान ए स्क्वायर। अब बना लीजिए 4। अब देखो इक्वेशन 3 और 4 कंपेयर कर लो, राइट बराबर लेफ्ट बराबर हो जाएंगे, तो समीकरण 3 व 4 से अर्थात तुलना कर रहे हैं ना, तो लेफ्ट लेफ्ट बराबर राइट राइट बराबर, अर्थात लेफ्ट को बराबर राइट बराबर लेफ्ट बराबर कर लीजिए, तो वाई डी टू वाई अपान डी एक्स टू प्लस डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर प्लस वाई डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू 0। तो यही हमारा बन गया क्या, रिक्वायर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन। या आप ऐसे लिख दीजिए वाई वाई डबल डैश, यहाँ क्या लिख देंगे, यहाँ पे ऐसे लिखिए, चलिए वाई वाई डैश इसको, अब इसको क्या लिख दीजिए वाई डैश का स्क्वायर बराबर 0। अब जैसे आपकी किताब में आंसर दिया हो वैसे लिख लो, या फिर दोनों में से कोई भी ना। चलो ऐसे अब हम लोग इक्वेशन नंबर 9 को करेंगे, लेकिन मैं आपके लिए छोड़ देता हूँ। अतिपरवलय है, अब अतिपरवलय में यही क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, बाकी इक्वेशन यही मिलेगा लगभग। कहीं मिस्टेक हो गया क्या, कहीं मिस्टेक हो गया है देखो जब हम लोग इसको इसके बराबर करेंगे ना, यहाँ तो प्लस लिख दिया ऐसे, इसको ट्रांसफर कर लीजिए इसको, तो ये मिल जाएगा माइनस में, है ना। अब ऐसे दीर्घवृत्त कर लीजिएगा, यहाँ पे देखो क्वेश्चन नंबर, अच्छा ये क्वेश्चन नंबर 8 था भाई, क्वेश्चन नंबर 8 है, यहाँ प्लस करके था। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या करना है ना, यही माइनस कर दीजिए, मैं केवल प्रोसेस बता रहा हूँ, बाकी सब डायग्राम वगैरह आप बना लीजिएगा। यहाँ माइनस करेंगे ना, फिर यहाँ से क्या आएगा, ऐसे माइनस आएगा, फिर यहाँ भी क्या होगा, माइनस होगा, फिर अगेन करेंगे तो क्या आएगा, यहाँ माइनस होगा, होगा ना माइनस, तो फिर क्या होगा, यहाँ भी आएगा आपका माइनस आएगा ना। अब ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, कैंसिल, तो माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा ऐसे, ये बन गया। अब हम लोग आते हैं इक्वेशन नंबर 2 से, जब इक्वेशन 2 से लिखेंगे, जब आपका ये नहीं रहेगा, इक्वेशन 2 से ट्रांसफर करेंगे तो ये भी क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा ना, ये भी क्या हो जाएगा, पॉजिटिव, बस सेम टू सेम मिलेंगे वही।
तो क्वेश्चन नंबर 9 और इसका यहाँ हम लोग क्या लिख देंगे, अतिपरवलय। ठीक है, अतिपरवलय। अतिपरवलय का समीकरण जब इसकी नाभियां कहाँ हो, इसकी नाभियां एक्स अक्ष पर, केंद्र कहाँ हो, मूल बिंदु पर, फिर ये आपका बन गया। क्लियर है ना। चलिए अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पर। अच्छा, इसका जो डायग्राम बनाएंगे अतिपरवलय को पता है, आप लोग बना लीजिएगा। तो 11th का मैथ भी अच्छे से आना चाहिए। देखो भाई, बेसिक कक्षाएं जो शुरू वाली कक्षाएं होंगी अर्थात प्रीवियस की, उनके विषय में जानकारियां हो, वो सब पढ़े रहेंगे तो फिर आपको बहुत अच्छा समझ में आएगा। अभी नहीं करना है कि 12th का है तो 11th को क्या ही पढ़ना, नहीं, ऐसा नहीं करना है। अगर आपको आगे कुछ करना है, गवर्नमेंट जॉब करना है या आपको अपना स्किल बढ़ाना है, ठीक है ना, कॉम्पिटिटिव एग्जाम को ब्रेक करना है, तो फिर आपको हर क्लास को अच्छे से पढ़ना है। तो क्वेश्चन नंबर 10 है, जिसमें बोला है ऐसे वृत्तों के कुल का अवकल समीकरण ज्ञात कीजिए जिनका केंद्र y अक्ष पर है और जिनकी त्रिज्या 3 इकाई है। जिनका केंद्र y अक्ष पर है। चलिए तो पहले हम लोग कार्टेशियन प्लेन बनाते हैं ना। अब क्या रहा है, जिनका सेंटर y अक्ष पर है, तो y अक्ष देखो यही है ना, y अक्ष, और त्रिज्या कितनी है, 3 है। तो देखो हम लोग ऐसे बना सकते हैं, बना सकते हैं कि नहीं, या फिर आप इधर भी बना सकते हैं। चलो, लेकिन सेंटर 3 ही होना चाहिए। तो यहाँ से यहाँ तक सेंटर क्या है, 3 है। तो हम लोग यहाँ भी बना सकते हैं, बना सकते हैं ना। देखो इधर भी बना सकते हैं। तो देखो सेंटर चेंज हो रहा है, सेंटर चेंज हो रहा है, लेकिन रेडियस सबका सेम है ना, यानी 3 इकाई का रेडियस बनाना, 3 इकाई का रेडियस लेकर के y अक्ष पर सेंटर फिक्स रहेगा। y अक्ष पर जो सेंटर है ना वो मूव करता रहेगा, ठीक है ना। जब मूव करेगा, देखो यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस कुछ होगी, यहाँ जाएगा कुछ हो जाएगा, यहाँ जाएगा कुछ हो जाएगा, यहाँ जाएगा, सेंटर क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है, लेकिन रेडियस सबका क्या होगा, 3 3 3 3 ही होगा। अच्छा, जैसे हम लोग ऊपर बना रहे हैं ऐसे नीचे बना सकते हैं, बना सकते हैं ना ऐसे। 3 इकाई का लेना है, देखो छोटा बड़ा हो गया है, नो मैटर। ये देखो सबका सेंटर चेंज हो रहा है, लेकिन रेडियस सबका क्या होगा, 3 3 होंगे। लो भैया मैं इक्वल बनाने की कोशिश करता हूँ। ये तो आई होप अब आपको ये समझ में आ गया हो गया। चलो तो हम लोग यहाँ पर इसका जो सेंटर है ना, मान लेते हैं किस अक्ष पर है, y अक्ष पर। तो y अक्ष पर x का मान 0, y अक्ष पर है तो हम लोग क्या मान लेते हैं, k। ठीक है, क्या लिखिएगा, माना वृत्त का केंद्र, माना वृत्त का केंद्र क्या है, 0, k है। चूंकि वृत्त की त्रिज्या, चूंकि वृत्त की त्रिज्या r बराबर 3 है ना, इसलिए वृत्त का समीकरण, वृत्त का समीकरण क्या बनेगा, x माइनस एच का होल स्क्वायर, जो हम लोग फॉर्मूला जानते हैं, फिर y माइनस के का होल स्क्वायर बराबर r स्क्वायर। तो देखो h का मान कितना है, 0 है, तो x माइनस 0 का स्क्वायर प्लस y माइनस के की जगह k रखना है, r की जगह क्या रखना है, 3। अभी बन गया क्या, x स्क्वायर y स्क्वायर के स्क्वायर माइनस, इसको ना ऐसे रहने दीजिए, एक्स स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा y माइनस के का होल स्क्वायर बराबर 9। इसको अब बना लो 1, ठीक है। अब इसका x के सापेक्ष अवकलन कितनी बार अवकलन करना है, 1 कई बार। क्यों, क्योंकि एक ही पैरामीटर के हैं। यहाँ डायग्राम से आपको समझ में आ गया, केवल सेंटर चेंज हो रहा है ना। देखो सेंटर कोऑर्डिनेट चेंज नहीं होगा, देखो ये यहाँ से यहाँ इतनी दूरी है, यहाँ इतनी दूरी है, हो रहा है ना, लेकिन सबका रेडियस कितना होगा, इसका भी रेडियस 3, 3 रेडियस होगा, इसका भी रेडियस कितना होगा, 3 होगा, इसका भी रेडियस कितना होगा, 3 होगा, इसका भी रेडियस 3 होगा। जितने भी आप यहाँ सर्कल बनाएंगे 3 होंगे। बताओ ऐसे कितने
सर्कल बना सकते हैं इनफाइनाइट, इनके सेंटर क्या होंगे, सब चेंज होते रहेंगे, लेकिन रेडियस क्या होगी सबकी 3 ही होगी, है ना। तो x के अर्थात केवल एक ही पैरामीटर होगा, वो भी कौन, k। तो x के सापेक्ष अवकलन करने पर x स्क्वायर का अवकलन 2x, इसका अवकलन क्या होगा 2 y माइनस के, फिर y माइनस के का क्या अवकलन करेंगे dy बाई dx, फिर क्या हो जाएगा 0। अब यहाँ से y माइनस के वैल्यू निकाल लीजिए, कितना हो गया -x। तो y माइनस के बराबर क्या होगा -x अपान dy बाई dx, -x अपान dy बाई dx कहाँ रख देते हैं, समीकरण 1 में। तो समीकरण 1 में रखिए यहाँ पे, तो मिलेगा क्या x स्क्वायर प्लस माइनस x अपान dy बाई dx का होल स्क्वायर बराबर 9। अब इसी को सॉल्व करिए, तो क्या आ जाएगा x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर बटे dy बाई dx का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 9। तो इसका क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, या फिर देखो इसको धले चलिए, ठीक है ना, इसको धले चलिए, तो क्या मिलेगा x स्क्वायर अपान dy बाई dx का होल स्क्वायर बराबर 9 माइनस, फिर गुणा कर दीजिए, x स्क्वायर बराबर क्या आ जाएगा 9 माइनस एक्स स्क्वायर dy बाई dx का होल स्क्वायर, इधर ट्रांसफर कर लीजिए, तो मिलेगा क्या x स्क्वायर माइनस 9 dy बाई dx का होल स्क्वायर और प्लस एक्स स्क्वायर बराबर 0, या फिर इसको ऐसे लिखिए ना एक्स स्क्वायर माइनस 9 तो जाएगा वाई डैश का स्क्वायर बराबर 0। ठीक है, आई होप ये समझ में आ गया होगा। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पर। क्वेश्चन नंबर 11 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 11 ऑब्जेक्टिव है, कह रहा है निम्नलिखित अवकल समीकरणों में से किस अवकल समीकरण का व्यापक हल y इज इक्वल टू c1 e पावर x प्लस c2 e की पावर माइनस x है। यानी y इज इक्वल टू c1 e की पावर x प्लस c2 e की पावर माइनस x, ये किस अवकल समीकरण का व्यापक हल है। तो ऑप्शन में इसने दे रखा है d2y अपान dx2 प्लस y इज इक्वल टू 0, और बी ऑप्शन है d2y अपान dx2 माइनस y बराबर 0, सी ऑप्शन है d2y अपान dx2 प्लस 1 बराबर 0, डी ऑप्शन है d2y अपान dx2 माइनस 1 बराबर 0। तो देखिए चाहे तो आप ये वैल्यू उठा करके इसमें ऑप्शन में चेक कर लीजिए, या तो फिर देखो कितने पैरामीटर हैं c1 और c2, 2 पैरामीटर हैं, 2 बार अवकलन करो, कितने इक्वेशन बन जाएंगे 3। अब तो कर लेंगे ना, ठीक है ना, ये आप लोग कर लीजिएगा, दिक्कत होगा तो आप लोग कमेंट कर दीजिएगा, बता दूंगा, वैसे आप लोग कर लेंगे, अब इतना तो बता दिया हूँ। चलो ऐसे ही क्वेश्चन नंबर आपका 12 भी है, क्वेश्चन नंबर 12। तो 12 को क्या करना है ना, आप ऑप्शन सेल कर लीजिएगा, उसमें दिया है ना कि y इज इक्वल टू x, एक विशिष्ट हल है, एक विशिष्ट हल है, उसमें भी ऐसे 4 ऑप्शन दे रखा है ना। तो कह रहा कि ये जो विशिष्ट हल है इनमें से किस ऑप्शन का है, अर्थात किस अवकल समीकरण का है। चलो अगर प्रॉब्लम हो रहा हो तो मैं बता ही दे रहा हूँ। चलो x के सापेक्ष अवकलन करने पर लिख लो, तो y का अवकलन क्या होगा dy बाई dx, इसका क्या होगा c1 e पावर x माइनस c2 e पावर माइनस x इक्वेशन 2। अब इसका अगेन कर दो अवकलन, अगेन करेंगे तो d2y अपान डी, देखो जो अवकलन करेंगे उसी का करना है, नहीं फिर इसको करेंगे, इसको दोबारा कर सकते हैं क्या, नहीं, जब करेंगे पहले आएगा, इसलिए पहले का करना, जो ये हुआ है पहली बार उसका करेंगे। ये हो गया क्या c1 e पावर x, वो क्या हो जाएगा c2 e के पावर माइनस x, हो गया
अच्छा अब देखो ये तो सीधा आ गया, एकदम सिंपल सा है। चलो d2y अपान dx2 इज इक्वल टू y, ट्रांसफर कर लो तो d2y अपान dx2 माइनस y इज इक्वल टू 0, है ना, एकदम सिंपल। क्या बात है कि नहीं, सिंपल क्वेश्चन था। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 12 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन 12, यानी इसमें ऑप्शन कौन सा सही था, तो इसमें ऑप्शन आपका सही हुआ ऑप्शन 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 सेकेंड। अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पे। तो क्वेश्चन नंबर 12 है, निम्नलिखित में से किस समीकरण का एक विशिष्ट हल y इज इक्वल टू x है ना। ये जो y इज इक्वल टू x है एक स्पेशल सोल्यूशन है, तो आपको बताना है किस ऑप्शन का है। तो यहाँ दिया हुआ है d2y अपान dx2 माइनस एक्स स्क्वायर dy बाई dx प्लस एक्स वाई इक्वल टू एक्स। फिर भी ऑप्शन है d2y अपान dx2 प्लस एक्स dy बाई dx प्लस एक्स वाई बराबर एक्स। फिर अगला ऑप्शन है d2y अपान dx2 माइनस एक्स स्क्वायर dy बाई dx प्लस एक्स वाई बराबर 0। अब ऑप्शन डी है d2y अपान dx2 प्लस एक्स dy बाई dx प्लस एक्स वाई बराबर 0। अब देखो यहाँ इसमें कोई पैरामीटर है क्या, नहीं है ना, फिर क्या करना है एक तो यही हो गया, फिर से इसका अवकलन कर लीजिए dy बाई dx क्या आ जाएगा 1, फिर से अवकलन कर लीजिए d2y अपान dx2 बराबर 0। अब देखो इसका मान इसका मान इसका मान इनमें रखिए, जिसको संतुष्ट कर देगा वही हो जाएगा। तो देखो y की वैल्यू क्या करते हैं, अच्छा इसकी वैल्यू क्या है, इसमें रखेंगे, अगर इसमें रखेंगे तो क्या मिल जाएगा, अच्छा इसमें रख के देखते हैं ना, इसमें रखेंगे 0 मिलेगा सी वाले में, और यहाँ रखेंगे क्या है माइनस एक्स स्क्वायर इंटू 1, ये देखो, और फिर यहाँ रखेंगे y के स्थान पे x, तो क्या मिल जाएगा एक्स स्क्वायर मिलेगा ना, जो हो गया माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर बराबर 0, 0 बराबर 0, अर्थात ऑप्शन सी इज करेक्ट। तो देखो अब यहाँ पर हम लोग इसका कितनी बार ओपन करना होगा नहीं पता कर पाएंगे ना, क्योंकि ये आपका एक स्पेशल सोल्यूशन था, यानी किसी पर स्पेशल वैल्यू फॉर स्पेशल वैल्यू ऑफ आर्बिट्रेरी कांस्टेंट द सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन इज कॉल्ड पर्टिकुलर सॉल्यूशन। ठीक है, तो आई होप ये सब आपको समझ में आ गया होगा। अगर किसी प्रकार की और समस्या होगा फिर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। तब तक के लिए बाय बाय।